डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का मनपसंद कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारा देश प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम कृषि के क्षेत्र को और सशक्त करें, और ऐसे में हमारे किसानों की आय में वृद्धि होना भी बहुत ज़रूरी है। किसानों का आर्थिक विकास होगा तो हमारा देश प्रगति की राह पर और तेज़ी से आगे बढ़ सकेगा। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियाँ आप तक पहुँचें, नई तकनीक के बारे में भी हम किसानों को जानकारी दे सकें ताकि उसका वो उचित इस्तेमाल कर सकें। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर, और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, और आइए जानते हैं कि आज किस विषय पर विस्तृत जानकारी आप तक पहुंच रही है। टमाटर में एक प्रमुख बीमारी पाई जाती है जिसे बोलते हैं टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। इस बीमारी को सर्वप्रथम 2007 में कैलिफोर्निया में देखा गया था, और अभी भारत में इसका विस्तार बहुत कम है, कुछ ही जगह पर ये पाई जाती है, और रिसेंटली इसका प्रकोप कर्नाटका क्षेत्र में देखा गया है। इस बीमारी में जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो ऊपर को मुड़ जाती हैं, कर्लिंग अपीयरेंस हो जाता है, येलो कलर की वो हो जाएंगी, और जो पत्तियों के तने हैं उनमें जो गांठें होती हैं जिनको हम नोट्स बोलते हैं, नोट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो पौधा जो है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसमें फूल भी नहीं आएंगे, और इसके अलावा आपको फील्ड में बुशी टाइप अपीयरेंस दिखाई देगा, और कभी कभी जैसे ब्रोकली जैसी ग्रोथ या बोनसाई टाइप जो पौधे की ग्रोथ होगी, क्योंकि टमाटर इस बीमारी का मुख्य होस्ट है। इसके अलावा अन्य सोलेनेशियस प्लांट को भी अफेक्ट करता है, और ये जो बीमारी फैलती है ये एक वायरस के द्वारा फैलती है जो कि व्हाइट फ्लाई प्रजाति की बमेसिया के द्वारा ये फैलती है। इसके नियंत्रण के लिए हमें कुछ इनिशियल स्टेज पर अगर हम कुछ मेथड्स अपनाते हैं तो हमें निश्चित ही इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। जैसे अगर आप कोई वैरायटी लीजिए टमाटर की, तो वो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस फ्री होनी चाहिए। इसके अलावा जिस खेत में आप टमाटर लगा रहे हैं उसमें पुरानी फसल का अवशेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायरस है जो आसपास खरपतवार भी रहती है वो उनमें रह सकता है और नए पौध को अफेक्ट करेगा। बुवाई के बाद अगर ये बीमारी दिखती है तो आप अगर इनिशियल स्टेप पे, क्योंकि बहुत कम एरिया में दिख रही है, तो आप वो पौधों को नष्ट कर दीजिए। इसके अलावा क्योंकि ये बीमारी वाइट फ्लाई से फैलती है तो वाइट फ्लाई के लिए जो पौधे हैं उसको एक महीन जाली से ढक दें, एवं वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए आप येलो स्टिकी ट्रैप का भी अपने खेत में प्रयोग करिए। अगर कीट का स्तर आर्थिक हानि स्तर पर पहुंच गया है तो आप सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव पेस्टिसाइड का ही प्रयोग करिए। और आइए हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे गेहूं के बारे में। जी हाँ, गेहूं हमारे देश की मुख्य रबी फसल है। ऐसे में हमारे किसान उचित जानकारियों का लाभ उठाते हुए सही तरीके से बुआई कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में गेहूं की बड़े पैमाने पर बुआई होती है। अगर केरल, नागालैंड और मणिपुर को छोड़ दें तो लगभग पूरे देश में इसकी बुआई की जाती है। ऐसे में इस समय कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए बहुत आवश्यक है ताकि गेहूँ की अच्छी फसल वो प्राप्त कर सकें, आइए जानते हैं। भारत में गेहूं सबसे प्रमुख रबी फसलों में गिनी जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं भारत में ही उग रहा है, जबकि उपज के मामले में हमारा देश चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं है। हाँ, सूखा या जलवायु परिवर्तन इसकी पैदावार को प्रभावित करते हैं। ऐसे में अच्छी उपज के लिए मौसम की भूमिका अहम होती है। जिन इलाकों में बढ़वार के समय मौसम ठंडा और नम हो, वहाँ गेहूं की पैदावार अच्छी होती है, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म होना चाहिए। अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है
और बेहतर उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की जरूरत पड़ती है। किसानों के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। एक तो ये कि बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। गेहूं की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त दोमट मिट्टी है। खेत की तैयारी के लिए जुताई रोटावेटर से करें और जीवांश युक्त खाद जरूर डालें। प्रजाति का चयन अपने क्षेत्र और समय के अनुसार करें। इसके अलावा मिट्टी परीक्षण के बाद सही समय और सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें। इससे खर्च कम होगा और पैदावार बेहतर होगी। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो उर्वरक और बीज दोनों की बचत होगी। असिंचित अवस्था में गेहूं की बुआई का समय अक्टूबर का अंतिम पखवाड़ा है। हालांकि इस अवधि में बुआई तभी संभव है जब सितंबर माह में पर्याप्त बारिश हो गई हो। इससे मिट्टी में जरूरी नमी बनी रहेगी। वहीं सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का प्रथम पखवाड़ा सही है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए, जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। कतारों से कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है। ऐसा करने के लिए 1 हेक्टेयर में औसतन 100 किलो बीज लगेगा। दूसरी ओर जिन किसानों के खेत खाली होने में अभी समय है, वो 15 से 20 दिसंबर तक पछेती बुआई कर सकेंगे। इस तरह की बुआई के लिए औसतन 125 किलो बीज चाहिए। इसमें कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखनी होगी। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजना मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में, जिसे राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय में सुधार करना और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को उन्नत नस्ल की गाय और भैंसें उपलब्ध कराएगी, जिनसे अधिक दूध प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही किसानों को पशुओं की देखभाल और पोषण के लिए उच्च गुणवत्ता का चारा और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना में आर्थिक सहायता का प्रावधान भी है, ताकि किसानों पर खर्च का बोझ कम हो। साथ ही दूध उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तो किसान मित्रों, यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि या पशुपालन कार्यालय से संपर्क करें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है।
किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप, जी हाँ, कृषि दर्शन का वो सेगमेंट जो कि किसानों को मंच देता है। हमारे किसान चाहे पशुपालन हो या फिर नई तकनीक के इस्तेमाल की बात हो या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टार्टअप से जुड़े हुए हो, अपनी मेहनत के बल पर वो अपनी तकदीर बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा साबित हो रहे हैं। इसलिए हमारा भी प्रयास होता है कि उनके जीवन की कामयाबी की कहानी कृषि स्टार्टअप के माध्यम से आप सभी किसानों तक पहुँचे। तो आइए नजर डालते हैं आज के कृषि स्टार्टअप पर। मुकेश यादव फरीदाबाद के छोटे से गांव मांझावाली में रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म खेती से जुड़े एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई इसी गांव से की और आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चले गए थे। चूंकि इनका परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था, इसलिए खेती से इनका लगाव हमेशा ही बना रहा। पढ़ाई के दौरान भी वे फसलों की बिजाई और कटाई के समय छुट्टी लेकर गाँव आया करते थे। इसी बीच गांव और मुंबई में हो रहे कृषि में काफी फर्क महसूस किया। मुकेश ने पाया कि उनके गांव में आज भी परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के किसान आधुनिक पद्धतियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2004 में मुकेश अपने गांव लौट आए और इन्होंने नई तकनीकों के साथ खेती करनी शुरू की। वे अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही गांव के किसानों को कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारियां देते हैं और सिखाते हैं। इन्होंने स्थानीय किसानों को कृषि और इससे जुड़े सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया। अपने खेतों में इलेक्ट्रॉनिक लेवलर चलाकर खेतों को समतल किया, जिससे उपज तो अच्छी हासिल हुई ही, साथ ही मजदूरों की संख्या भी घटी। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए मुकेश ने अपने खेत में सोलर फेंसिंग भी कराया। इन नई तकनीकों को खुद इस्तेमाल किया और किसानों को भी इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसान की लागत में कमी आई, सिंचाई में पानी की बचत हुई, बिजली कम खर्च होने लगी। यानी मुकेश यादव के प्रयासों से किसानों को फायदा होने लगा। इन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉपुलर की खेती करने के लिए प्रेरित किया। मुकेश यादव ने गेहूं की उन्नत प्रजातियां जैसे HD 2851, HD 2912, WR 544 को अपनाया। साथ ही धान की पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा 2511 का फसल चक्र अपनाकर अच्छा उत्पादन हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने गेहूं के बीज का उत्पादन भी किया, जिससे इनकी आय में काफी इजाफा हुआ है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को फरीदाबाद और पलवल के किसानों ने अपनाया, जिसे मुकेश अपनी सफलता मानते हैं। मुकेश यादव ने गेहूं, धान और गन्ना फसल के चक्र के साथ वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया। इससे पानी की 20 से 40% की बचत हुई। साथ ही फसलों में खरपतवार नाशी के प्रयोग को 60% से घटाकर 20% कर दिया। इससे इनकी भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से बढ़ी और साथ ही उनकी आय भी दोगुनी हो गई। अपने क्षेत्र के किसानों को तकनीक से वाकिफ करवाने के लिए मुकेश ने खुद नई तकनीकों को अपनाया। इन्होंने धान की SRI तकनीक से बीज, खाद और रसायनों की बचत की। इन्होंने गहरी जुताई और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी अच्छी पैदावार हासिल की। किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीनतम प्रजातियों को मुकेश यादव ने किसान क्लबों द्वारा दूसरे किसानों तक पहुंचाया। मुकेश यादव ने अनुसंधान परिषद की नई तकनीकों का किसानों के बीच खूब प्रचार प्रसार किया और इस सब के पीछे मकसद यही था कि किसान आगे बढ़ें और खेती को व्यावसायिक तरीके से करें, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुकेश यादव को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना
कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। खेती किसानी को लेकर हमारे किसान लगातार अपने जीवन में बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं
और ऐसे में बहुत आवश्यक है कि उचित समय पर उन तक सही जानकारियां पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं भूमि के पास और जानते हैं कि उनके पास आज कौन सी विशेष जानकारियां आप किसान भाई बहनों के लिए हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिले लाभों के बारे में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के अंतर्गत अब तक 65 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को आसानी से कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे समय पर बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस योजना से जुड़ने वाले किसानों को बैंकों द्वारा सरल और कम ब्याज दर पर आरण मिलता है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में किसान अतिरिक्त आरण भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपने कृषि कार्यों को बिना किसी वित्तीय दबाव के निरंतर जारी रख सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इसके तहत शिविरों का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें और अपनी कृषि उपज बढ़ाने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। हमारे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एक क्लिक पर भी वो घर बैठे अपनी फसल को सही दामों पर देश के किसी कोने में बेच सकते हैं और ये संभव हो पाया है ई-नैम की वजह से। आइए जानते हैं कि ई-नैम से कैसे हमारे किसान लाभ ले सकते हैं और इससे कैसे कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नैम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नैम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नैम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उसका उचित लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगर आपके कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं।
चलते चलते एक और आपको जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।